हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमी ही चल रहा है ना, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे हम एक आज बहुत ही नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर साल चेंज भी होता है, बहुत डायनामिक में है। मैं बात कर रहा हूँ बजट के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? बजट के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट क्या होता है, इन सबको एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक मिनट में कैमरे को सही कर लेता हूँ एक बार। एक बार मैं जरा इसको ना ऑटो फोकस पे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करना। ठीक है, चलो। इसका रिमोट तो मिल नहीं रहा, तो उसी से कनेक्ट कर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे बजट के बारे में। आखिर बजट होता क्या है? बजट होता क्या है? बजट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद टैक्सेशन पढ़ लेंगे। ये सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज पहला हेडिंग डाल देंगे बजट के बारे में। फर्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? बजट। कि आखिर बजट होता क्या है, बनाता कौन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर बजट शब्द यूज किया गया है, किया भी गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उसकी जगह पर कौन सा शब्द यूज किया गया है, उसके बारे में एकदम से डिस्कस कर लेंगे। तो बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सबको यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज से लेकर इसको आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं, बड़ा प्यारा सा, बजट। बजट, ठीक है। आज की क्लास में इसी टॉपिक को पढ़ते हैं। जितना हो पाएगा इस क्लास में उतना कर लेंगे और कोशिश करेंगे कंप्लीट भी हो जाए इसमें, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट शार्प है तो फिर चीजें आसानी से हो सकती हैं। और कुछ फैमिली कारणों से बहुत दिन मतलब कई दिनों के बाद क्लास लेना बन रहा है। कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी सही हो जाएंगे और आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपका जो क्लास है वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो क्या है? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, और वो सब करना होता है। क्योंकि जो टीचिंग जो है, जो टीचर का ऑक्यूपेशन है, वो सिर्फ पैसा ही नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो टॉकिंग होती है, जो बोला गया है आपसे, वो होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बिना समय गवाए। बजट होता क्या है? बजट के बारे में बात करें तो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर। एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूचर। जो इसका फॉर्मेशन किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार में अगर मैं कहूं तो जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स।
इससे पहले भी पॉलिटी पढ़ा है ना, तो उस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट याद आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए बोलते हैं। ये क्या करता है, यही जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, इसके अंतर्गत में एक विभाग है। जैसा एक मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वैसे ही मान लीजिए वित्त मंत्रालय का एक इंस्टीट्यूट है और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सेम डिपार्टमेंट ये भी है। और ये क्या काम करता है, ये बताता है उसके बारे में, इसके बारे में, बजट के बारे में, बजट के बारे में कैसे बनाया गया है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम यही है, मतलब ड्राफ्ट करना इसका, बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो बजट है, जो ये बजट है, ये कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट का, तरह से करता रहता है ना। जो बजट है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने का मतलब है कि जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर सेवन शेड्यूल है, वहां पर तीन लिस्ट दी हुई है। पहला यूनियन लिस्ट दी हुई है, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट और तीसरा स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट का है, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, यूनियन का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जो दूसरा इसमें लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का है। जबकि जो राज्य सूची है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का है। केवल किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सारी चीजें बदल जाती हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे, जब पॉलिटी का पढ़ेंगे, पॉलिटी का डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की, दूसरे टॉपिक की मतलब इससे आगे की, कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह पर एक नया वर्ड आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिख लेता हूं इसको भी, बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि बजट जो शब्द है, इसकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज किया गया है। उस वर्ड का क्या नाम है, उसको मैं यहां लिख देता हूं। वो वर्ड कौन सा है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड इसको यूज किया गया, इसको बोलते हैं वार्षिक, हिंदी में लिख देता हूं, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 101, सॉरी 112, आर्टिकल 112 में ये चीज लिखी हुई है। किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या केंद्र के ही लिए लिखे सर, केंद्र के लिए। दूसरा एक और आर्टिकल है 202, वो किसके लिए है, राज्यों के लिए, राज्य के लिए। किसके लिए, सेंटर के लिए। और जो ये है, ये स्टेट के लिए। ये किसके लिए, स्टेट के, राज्य के लिए। आपको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, नेक्स्ट लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर जो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट शार्प होने चाहिए। और दूसरा क्या होता है, फिजिकल ईयर होता है। और तीसरे को क्या उसका कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर।
अकाउंटिंग ईयर, ये तीनों ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च तक चलते हैं। जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, आप सब लोग जानते हैं। कहते हैं ना जब बैंक में जाते हैं कि मार्च आ गया है, मार्च आ गया मतलब वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि पूरे साल का जो भी स्टेटमेंट है या जो पूरे साल में जो जो चीजें हुआ है उन सब का ब्यौरा इसको देना पड़ता है। इसको मतलब किसको? बैंक को, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं इससे आगे। पेन कहाँ रख दिया? से आगे एक होता है बजट एस्टिमेट। क्या होता है? बजट एस्टिमेट्स। एक होता है रिवाइज बजट। रिवाइज बजट या रिवाइज एस्टिमेट, सॉरी। रिवाइज एस्टिमेट। दूसरा होता है एक्चुअल बजट। दूसरा क्या होता है नेक्स्ट? एक्चुअल बजट होता है। जो जो बजट एस्टिमेट होता है, जो बजट एस्टिमेट होता है वो होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर मतलब आगामी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लिखें तो अच्छा रहेगा, है ना। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आगामी वित्त वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए। ये क्या होता है? ये करंट ईयर के लिए होता है। करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब चालू वित्त वर्ष के लिए। चालू वित्तीय वर्ष के लिए। और जो ये है तीसरा वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। ये लिखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। तो ये आपको क्लियर होगा बजट एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है और एक्चुअल बजट क्या होता है। अब बात करते हैं भारत में बजट की। नेक्स्ट हेडिंग में बजट इन इंडिया। बजट इन इंडिया फैक्ट है, थोड़ा सा लिखता हूं। एक इधर नाम आता है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, डेट थी 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया गया। लेकिन उस समय हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, कॉलोनियल था ना, औपनिवेशिक रूल था, तो उसको नहीं गिनते यहाँ पर। और जो जेम्स विल्सन है इनको फादर ऑफ इंडियन बजट भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन बजट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ इस साइड, दूसरी साइड आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब पेश किया गया? 26 नवंबर
ईयर था 1947 को, 1947 को। जो इसको इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था, वो किसने बनाया था? आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी। फिर जो दूसरा इसके बात करते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट, मतलब रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट, ये किया गया 28 फरवरी, 28 फेब 1950। और किसने किया था? जॉन मथाई ने। जॉन मथाई के द्वारा पास किया गया। दोनों में डिफरेंस क्या? स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, देखो, स्वतंत्रता तो मिल गई थी हमको कब? 15 अगस्त 1947 को। इंडिपेंडेंस कब मिल गई थी हमको? 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। इसीलिए हम गणतंत्र सॉरी क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं एवरी ईयर 15 अगस्त, 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन जब संविधान बना, 2 साल 11 महीना 18 दिन में, और लगभग 64 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ, है ना? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बनाकर तैयार किया। तो वहां पर क्या हुआ, उस अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस समय कुछ ही आर्टिकल्स, टोटल आर्टिकल्स कितने? 16। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 10 तक, और ये सब इसमें अपनाए गए थे। बताओ मुझे, पॉलिटी पढ़ाए, ठीक है। लेकिन फिर भारत गणतंत्र कब बनता है? भारत गणतंत्र बनता है उस दिन जिस दिन संविधान को लागू किया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। गणतंत्र होने का मतलब ही यह है कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, मतलब जो राष्ट्रपति होगा, वो हेरेडिटरी नहीं होगा, उसमें हायरार्की नहीं होगी, मतलब वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो इलेक्टेड मेंबर होगा, इलेक्ट किया गया होगा। ऐसे नहीं कि पहले बाबा, फिर उसके बाद उसके पापा, फिर उसके बाद वो खुद, फिर उसका उसका बेटा, ऐसा नहीं होगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। तो पहला, स्वतंत्र भारत का पहला, ये डेट याद रखना है, और गणतंत्र भारत का ये डेट याद, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जो ये बजट है, जो ये बजट है इसकी बात करते हैं। बजट 2025-26, बजट 2025-26। बजट 2025-26, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? तो सरकार के पास पैसा आता कहां से? सरकार के पास पैसा आता कहां से? जो आपने बजट देखा होगा, अगर आपने बजट नहीं देखा है तो आपको आज यही काम करना है कि आपको बजट देखना है, और उसमें एक प्रोफाइल दिखता है, रुपी प्रोफाइल, रुपए प्रोफाइल, कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जाएगा कहां को, पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जाएगा कहां को। ये कहां से देखने को मिलता है? ये हर बजट में, हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो एक इस तरह से राउंड सर्किल दिखाया जाता है। चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, इस बार मैं दिखाता हूँ एक बार।
वेट करेंगे ज़रा। देखते हैं आता नहीं आता। चलो एक आया तो है, देखते हैं इसको। डाउनलोड करते हैं इमेज को, फिर उसके बाद देखते हैं अगर आता है तो, है ना। चलो इसी से कोशिश करते हैं, अगर आता है तो इसी से आ जाएगा, ठीक है। तो करता हूँ इसका जुगाड़, अगर कुछ होता है तो। चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। चलो आ गया। ये आप देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो और छोटा कर देता हूँ थोड़ा साइड से। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का प्रोफाइल आपने देखने को मिलता है ना। देखा होगा इस तरह का, अगर आपने बजट देखा, अगर आपने बजट नहीं देखा अभी तक, तो मेरे कहने से आप एक काम करना, आज आज सिर्फ बजट देख लेना। आज क्या करना, बजट देखना, और बजट में कुछ नहीं देखना, बस बजट में ये देखना है कि बजट का प्रोफाइल किस तरह से होता है, किस तरह से बजट का प्रोफाइल है। बस उतना देख लेना, उतना ही आपके लिए काफी है। बाकी सारी चीजें मैं आपको
बताऊँगा, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी इस साल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जब भी आप अगर आप इस साल दे रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको अपडेट्स पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन अगर अगर आपको कभी दोबारा करना पड़ेगा, तो एक बार आप क्या कर लेंगे, आपको पढ़ना आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको सिर्फ़ मछली नहीं दे रहा हूँ, मैं बार-बार मछली नहीं दे रहा हूँ, बस मैं मछ आपको वो जाल दे रहा हूँ जिससे आप मछली पकड़ना सीख जाएँगे, ठीक है? तो बताते हैं इसमें क्या-क्या प्रूफ़ है। रूपी कम्स फ्रॉम, रुपया मतलब जो पैसा है, रुपया है, वो रुपया आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा रुपया जो आता है, वो कहाँ से आता है? इस बार के बजट में बोरोइंग से, मतलब उधार, पहले नंबर पे, ये याद रखना है। उधार, बोरोइंग कितना? 24%। मतलब अगर 1 रुपया लिया जा रहा है, उस 1 रुपये में से 24 पैसे उधार के हैं। एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना? दूसरा आयकर से, दूसरा कहाँ से? आयकर से, कितना भाई? 22%, या 22% या 22 पैसा भी लिखते हैं। फिर उसके बाद जो उसके बाद कौन सा है? जीएसटी। तो मैं स्टार्टिंग के 4 लिख देता हूँ। जीएसटी, जीएसटी से कितना भाई? 18% और 14, सॉरी 4। नेक्स्ट क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, इसको बोलते हैं निगम कर। निगम कर, निगम कर से कितना भाई? 17%। कितना? 17%। तो यही है 4, जहां से सरकार को पैसा की आमदनी सबसे ज्यादा होती है। कि एक तो उधार से हो रहा है भैया, तो इस तरह का प्रोफाइल जब आपको दिखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको टॉप 5 लिख लेने हैं अगली बार। ये टॉप 4 भी लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। इसी प्रकार से जब भी कोई भी बजट पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये मेंशन इस तरह से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा, कि रुपीज गोस टू, रुपीज पैसा जाता कहाँ है? पैसा जाता कहाँ? तो जिस प्रकार का ये प्रोफाइल है, इसी तरह का एक दूसरा प्रोफाइल भी रहेगा। तो वो मैंने डाउनलोड किया नहीं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ गूगल से ढूंढता हूँ और यहाँ पर लगा ही देता हूँ उसके बाद। पता नहीं, और सब चीजें आ रही हैं और वो सिस्टम का नहीं आ रहा है जो हम डाउनलोड करते हैं। अजीब फैटिस है यार, बहुत दुविधा है जीवन में। दुख दर्द पीड़ा होता ना, ये दुख का ये खत्म नहीं होता रे, वही है। जाने दीजिए, नहीं आ रहा था छोड़ते हैं, नहीं आ रहा तो रहने देते, मैं ऐसे ही लिख देता, है ना? अ, चलो लिखते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जाता है, रुपीज गोज टू, कहाँ जाता है? रुपया कहाँ जाता है? रुपीज गोज टू कहाँ जाता है? सबसे पहला, सबसे ज्यादा रुपया जो जाता है वो राज्य के अंश के लिए जाता है। राज्य अंश, राज्य अंश, राज्य अंश मतलब जो शेयर्स है, स्टेट शेयर्स ऑफ
टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा, कितना लगभग 22%, कितना 22%। फिर दूसरा जो पैसा जाता है वो ब्याज की अदायगी में, क्योंकि भाई पिछले रुपए आ कहाँ रहा था, 24% पैसा कहाँ से आ रहा था, बोरो करके, तो उस बोरो की ब्याज भी तो चुकाना होगा, तो ब्याज अदायगी से, अदायगी में जाता है। ब्याज अदायगी का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, कितना जाता है भैया, लगभग 20%। और तीसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कितना 16%, 16%। फिर नेक्स्ट डिफेंस, ये बदलता रहता है, ये मत सोचना कि जो मैंने लिखवा दिया अटल सत्य है, दूसरा बजट आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, है? जब नेक्स्ट बजट आएगा 2026-27 का तो ये चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सब्सिडी 6%। फिर पेंशन, लोगों को जो पेंशन दी जाती है उसमें भी कितना जाता है सरकार का, 4% पैसा चला जाता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट के बारे में लिखते हैं, नोट, है ना, जहां मैं कुछ फैक्ट लिखवाता हूँ वहां पर नोट लिखवाता हूँ, मतलब कुछ वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार पेश किया इन्होंने बजट, सर्वाधिक बजट पेश, ऐसे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि आपका जो एग्जाम वो लिखने का तो है नहीं, जो आपको लैंग्वेज चाहिए, कितना 10 बार, 10 बार किया था, लेकिन ये लगातार नहीं था। दूसरा, निर्मला सीतारमन, सीतारमन सर्वाधिक लगातार बजट पेश किया, सर्वाधिक लगातार बार बजट पेश, कितनी बार, 8 बार। ये टर्म जब इनका पूरा हो जाएगा तो सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगे और खुद का नाम वहां पर आ जाएगा। तो लिखते हैं तीसरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कब बनी थी, 1970 में, 1970 में। नेक्स्ट पॉइंट इस फर्स्ट पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट का मतलब डिजिटल बजट भी कहते हैं, लिख देता हूं, इतना तो वैसे आप समझ भी जाते हैं। डिजिटल बजट कब पेश किया गया था, 2021 में। किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमन जी द्वारा। पहला रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट जो पेश किया गया था वो किया गया था 1924 में, 1924 में। और किसने किया था, जॉन मथाई ने, जॉन मथाई ने किया था। कौन सी कमेटी थी, एक वर्थ,
कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट रेल बजट। लास्ट रेल बजट कब पेश किया गया था? ईयर था 2016। किसने पिया था? सुरेश प्रभु। किसने? सुरेश प्रभु, यू है ये, सुरेश प्रभु, ऐसे लिख देता हूं, सुरेश प्रभु जी द्वारा, ठीक है। और समिति कौन सी थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि आप रेल बजट को और आम बजट को दोनों को क्या कर दिया जाए? मर्ज किया जाए। विवेक देवराव समिति। विवेक देवराव कमेटी है ना। जो बजट होता है वो मेनली एक साल में एक बार ही पेश किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक साल में दो बार भी पेश कर दिया जाता है। कैसे, समझाता हूं। जैसे ये क्या है? एक पूरा फाइनेंशियल ईयर है। क्या है? एक पूरा फाइनेंशियल ईयर है, यहां से यहां तक। फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 2025, जो 1 अप्रैल से चालू होता है। इधर लिखता हूं यहाँ पर 1 अप्रैल से, और कब तक रहेगा? 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2020। तो एक गवर्नमेंट है जिसका टाइम पूरा हो जाता है यहां पर। ये कौन सा महीना है यहाँ पर? फरवरी, सॉरी, हाँ इधर आता है ना। इसका टाइम समाप्त हो जाता है यहाँ पर। मान लेते हैं कौन सा महीना है? जनवरी है, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त मान लेते हैं। अगस्त 2025 है। तो यहां तक का जो बजट होगा इसको बोलते हैं इंतरिम बजट। इंतरिम बजट, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम बजट। जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो यहां से अगस्त से लेकर और अप्रैल तक एक नया बजट बनाया जाएगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर में दो बार बजट पेश हो गया ना। तो ये स्टेटमेंट आता भी है कि बजट केवल एक बार में, सॉरी, एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार पेश किया जाता है ना। तो ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट या एलिमेंट्स ऑफ बजट। एलिमेंट्स ऑफ बजट या बजट एलिमेंट्स लिख दें। बजट एलिमेंट्स, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। बजट एलिमेंट लेते हैं, यहां पर लेते हैं एक रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स प्राप्तियां, इनको क्या बोलते हैं? प्राप्तियां। और इधर लेते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब व्यय, खर्चे। व्यय लिख सकते हैं या खर्चे लिख सकते हैं। जो रिसिप्ट्स हैं ये दो तरह की होती हैं। ये भी क्या होती हैं? दो तरह की होती है। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट,
राजस्व प्राप्तियां, और दूसरे होते हैं कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्ति। दूसरी साइड में जो एक्सपेंडिचर होता है, यहां भी सेम ही रहता है। सेम मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, पहले रेवेन्यू लिख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है भाई? राजस्व व्यय, और इसका मतलब है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। डन। चलो, अब बात करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज आती है वो आगे सब आती रहेंगी जब पढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बजट के प्रकार। बजट के प्रकार। तो एक बजट आता है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट का मतलब क्या है कि जो ये नई अवधि का होता है, और इसमें मंत्रालयों को नवीन अवधि के लिए बजट का आधार शून्य या जीरो माना जाता है। लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं हिंदी में, है ना। मैं मंत्रालयों को नवीन अवधि के लिए बजट का आधार जीरो माना जाता है। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस मंत्रालय को कितना रुपया मिला था, इस बात से मतलब नहीं है। इस बात से मतलब है कि आज उस मंत्रालय को कितने रुपए की जरूरत है। मान लेते हैं कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें से 100 रुपए का मान लेते हैं बजट था, 100 रुपए का बजट था, और 10 रुपए किसके लिए दिया गया था? एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया गया था, कि एजुकेशन को प्रमोट करना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी है। लेकिन अब जरूरत है कि वहां पर 15 रुपए खर्च किए जाने चाहिए। पिछले 10 दिए गए थे, उनको छोड़ दिया जाएगा। अब नया 15 रुपया दिया जाएगा, या उसका उल्टा लेते हैं, इसका रिवर्स लेते हैं कि पिछली बार 10 रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार जरूरत 5 ही रुपए की है, तो इस बार 5 ही रुपए दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि बजट का साइज बढ़ा है सर। एजुकेशन मिनिस्टर ये जिद नहीं कर सकते हैं या मांग नहीं कर सकते हैं कि देखो सर, एजुकेशन सेक्टर में भी पैसा ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि बजट का साइज पिछली बार की कंपेयर में बढ़ गया है। पिछले 25 साल की कंपेयर में क्या हो गया? बजट का साइज बढ़ गया है, तो हमको भी पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 1970 में, 1970 में, पीटर नायर के, सॉरी, पीटर पायर के द्वारा। पीटर पायर के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में, लेकिन जो भारत है, भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 1987 से 1988 में। 1987 से 1988 में, और किसके द्वारा? पीपी सिंह के द्वारा भारत में लाया गया। ठीक है,
तो ये याद रखना। तो हिंदी इतनी तो थोड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बजट है हमारा जेंडर बजट। कौन सा बजट? जेंडर बजट। जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब क्या है? जेंडर बजट का मतलब है कि जब बजट बनाया जा रहा हो, जब बजट बनाया जा रहा था तो सब मंत्रालयों को पैसा आवंटित किया जा रहा था, तो हर मंत्रालय में महिलाओं के लिए एक अलग से बात की गई। मतलब जब बजट बनाया जा रहा तो एक जेंडर को लेकर एक बात की गई कि भाई इस जेंडर के लिए अलग से इतना रुपया दिया जाएगा। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कुछ स्कीम्स केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए। जैसे सुकन्या समृद्धि धन योजना, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना लाडली बहन योजना, बहुत सारी योजना है जो सिर्फ किसके लिए है? महिलाओं के लिए। मतलब इस बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वुमन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। इसलिए जब बजट बनाया जाता है तो महिलाओं के लिए अलग से पैसा आवंटित किया जाता है कि इतना पैसा इस बार हम महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए खर्च करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको अपनाया था ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में लाया जाता है इसको फाइनेंशियल ईयर 2005 और 6 में। लिखते हैं इतना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को क्या करना? बढ़ावा देना। ऐसे लिख लेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, ऐसे लिख देंगे। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ बनाने में फिर आगे दिक्कत होती है। सर्वप्रथम किसके लिए आगे? तो फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। भारत में 2005 2006 में लागू। इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 6। 2005 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप का बजट परफॉर्मेंस बजट। नेक्स्ट बजट कौन सा? परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं निष्पादनकारी बजट। जब मंत्रालयों को पहले दिए गए पैसे का आउटकम निकाला जाता है, मतलब रिजल्ट निकाला जाता है कि उन्होंने कितना खर्च किया और उसका क्या आउटकम निकल के आया, तो उस हिसाब पर जब पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। मतलब मानो मैंने एजुकेशन सेक्टर को पिछली बार कितना दिया? 10 रुपये दिया था। अगर उसने काम किया है, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो मैं वहां और ज्यादा पैसा दूंगा। तो मैं वहां और ज्यादा पैसा दूंगा। अगर उसका परफॉर्मेंस, उसका मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो मैं वहां पर पैसे नहीं दूंगा। जब अगर इस प्रकार से बजट बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। लिख लेते हैं। मंत्रालय के पूर्व बजट को, मंत्रालय के पूर्व बजट को ध्यान में रखते हुए बजट का आवंटन करना। इसी को क्या बोलते हैं? आउटकम। आउटकम बजट भी कहते हैं। आउटकम बजट भी
को कहते हैं। ठीक है? और यहाँ पर एक नोट भी लिख लेते हैं। जो आपका एग्जाम है वहां पर इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो उतना ही मैं लिखवा देता हूँ। पहला इकोनॉमिक सर्वे लिखना, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे was introduced in year 1950 till 1933, sorry 63 budget and economic survey proposed together, but after 1964 economic survey introduce introduce economic survey introduce before one day of of budget, जो इसका मार्गदर्शन करता है या निर्माण करता है, इसका फॉर्मुलेट कौन करता है? फॉर्मुलेट करने वाली संस्था वही फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन के अंडर में एक डिपार्टमेंट है जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए। आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो इसको क्या बनाता है, इसकी बनाता है, इसको बनाता है। ठीक है, अब लिखेंगे कुछ और फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, मेजर डेफिसिट, हेडिंग डाल देते हैं मेजर डेफिसिट। ये आपको याद रखना है ना। पांच फॉर्मूले हैं। इन पांच फॉर्मूलों को आपको सोते वक्त और उठते वक्त दोनों समय याद करना। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का ये है, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। बजट से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मूला बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब कितना है, क्या है कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या निकल के आता है सामने हमारा, बजट डेफिसिट आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेसिप्ट्स को हटा देते हैं। दूसरा
फॉर्मूला वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ये याद रखना जरूर। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल के आता है, रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आता है। रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर सामने आता है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट तीसरा। फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट्स को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। टोटल रेसिप्ट्स को घटा देते हैं। तो ये क्या निकल के आता था, बजट डेफिसिट आता था। लेकिन इसमें एक और काम करते हैं, उधार को छोड़कर, उधार को छोड़कर मतलब वहां पर उधार वाला पोर्शन भी हम घटा रहे थे, जो 24% है उसको भी घटा रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, याद रखेंगे, है ना, एक्सेप्ट बोरोइंग। जो उधार लिया है उसको इसमें नहीं घटाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं अब फिस्कल डिफिसिट, हो गया। अब लिखते हैं नेक्स्ट, अब क्या लिखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इसका मतलब क्या है कि जब ये फिस्कल डिफिसिट निकला है हमारा, अभी जो ऊपर दिखा है ना, फिस्कल डेफिसिट, इसमें से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है, प्राइमरी डेफिसिट। मतलब कहने का ये है कि जब मैं बजट डेफिसिट निकालता हूं, उसमें से अगर उधार वाला पोर्शन को अलग हटा देता, उधार को नहीं घटाता, तो क्या निकल के आता है, फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है। लेकिन जब मैं उसमें से जो उधार लिया है उसको ब्याज देनी होगी, उस ब्याज वाले पोर्शन को भी हटा देता हूँ, तो क्या निकल के आता है, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। इसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। क्या बोलते हैं इसको एस्पिरेंट्स, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, पांचवा फॉर्मूला इतना है नहीं, उसको मैं अब आपको लिखवा भी ना रहा हूं। इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, याद रखना है ना। वापस चलते हैं, इसको बोलते हैं बजट घाटा। बजट घाटा, इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, तो ये याद रखना है, बजट घाटा, राजस्व घाटा और इधर राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और कल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो बजट का स्पीच है, जो बजट का स्पीच है कि बजट में कौन सी स्कीम्स को चालू करने की बात की गई है, बजट में कौन सा चीजें कहां पर कहने की बात की गई है, बजट में कोई प्लांट स्थापित किया जा रहा है तो उस प्लांट को कहाँ स्थापित किया जाएगा, उस प्लांट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसानों के लिए कितना लोन देने की बात की गई है, या जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम
स्मॉल मीडियम सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसको कितना डेफिनेशन में चेंज कर दिया गया है इस बार से, है ना? ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, फैमिली इशू चल रहा है मेरा, तो आपकी क्लास नहीं ले पा है ना। बार बार आप इंस्टीट्यूट पे दबाव नहीं बनाइएगा, तो क्योंकि इंस्टीट्यूट पे आप दबाव बनाते हैं और इंस्टीट्यूट मेरे पे दबाव बना, क्योंकि उनका भी क्या है, उनको भी ये है कि भाई सीधी सी बात है कि उन्होंने आपसे फीस ली है, तो वो आपके प्रति रेस्पॉन्सिबल है और मैं उनसे पेमेंट लेता हूँ, पैसे लेता हूँ, तो मैं उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल। लेकिन फैमिली इश्यू है जिसके कारण मैं आपकी क्लास ले नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और 1-2 दिन 4 दिन 3-4 दिन और मैनेज करिएगा, उम्मीद है जल्दी से सारी चीज़ें उलट जाएंगी। देखो जब फैमिली में, जो परिवार में कभी कभी विपत्ति आती है, तो कभी कह के नहीं आती है ना, नोटिस दे के थोड़ी नहीं आती है कि मैं फला दिन को आ जाऊंगी, मैं विपत्ति हूँ, मैं सोमवार से आऊंगी या बुधवार से, ऐसे नहीं आती, एकदम से अनाचक। जो मेरे स्टूडियो है जहाँ से क्लास ले रहे हैं हम, ये दिल्ली में है और मेरा होम टाउन कहीं दूसरी जगह है, तो मेरे को वहां जाना पड़ता। और जो ये कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में है, तो दिल्ली से मैं वहां से जाकर दिल्ली से आकर मतलब 200 घंटे का ट्रेवल्स करके आऊँ, सॉरी 200 घंटे नहीं, सॉरी सॉरी 200 किलोमीटर का ट्रेवल्स करके यहाँ आऊँ, पढ़ाऊँ और फिर यहाँ से 200 किलोमीटर का ट्रेवल करके वापस जाऊँ। बॉडी है, शरीर है ना, रोबोट नहीं है, तो इसकी भी एक अपनी क्षमताएं हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।